चलो लेट्स स्टार्ट। हमने लास्ट लेक्चर में कंसाइनमेंट पढ़ा है। कंसाइनमेंट में हमने क्या क्या पढ़ा था एक बार बता देता हूं। कंसाइनमेंट में सबसे पहले मैंने बताया था कैसे कंसाइनमेंट कैसे चलता है, ओवरव्यू दिया था। जैसे कंसाइनर मतलब प्रिंसिपल और कंसाइनी मतलब कौन, एजेंट। कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स भेजता है, कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स भेजता है। तो गुड्स भेजने के बाद में ओके साथ में गुड्स के साथ साथ क्या क्या भेजता है, प्रोफॉर्मा इनवॉइस विच इज सिमिलर टू इनवॉइस बट इनवॉइस नहीं है। इनवॉइस कब बनता है, सेल के टाइम पे। ये सेल हुआ है क्या, नहीं, सिर्फ गुड्स भेजे है किसने, कंसाइनर ने। किसे, कंसाइनी को। क्लियर। तो आगे कंसाइनी क्या करेगा, गुड्स बेचेगा, बेचने के बाद में पैसे लेगा कस्टमर से और एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद में वो सेटलमेंट अमाउंट कैलकुलेट करेगा। सेटलमेंट अमाउंट कौन सी होती है, सेटलमेंट अमाउंट कैसे कैलकुलेट की जाती है बोलो। सेल प्रोसीड्स माइनस एक्सपेंसेस, ओके, जो कंसाइनी ने किए किसके बिहाफ में, कंसाइनर के, माइनस कमीशन और एनी एडवांस, कोई एडवांस हो। एडवांस में भी दो टाइप थे, एडवांस एज एन सिक्योरिटी और नॉर्मल एडवांस। नॉर्मल एडवांस कितना एडजस्ट किया जाता है, फुल, और एडवांस एज एन सिक्योरिटी कितना एडजस्ट किया जाता है, जितने गुड्स बेचे उस प्रोपोर्शन में, जितने प्रोपोर्शनली गुड्स बेचे उस प्रोपोर्शन में एडजस्ट किया जाता है। क्लियर, ठीक है। तो उसके बाद में नेक्स्ट क्लोजिंग, ओके। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा था, हाँ, सेटलमेंट के बाद में, सेटलमेंट के बाद में क्या होगा, कंसाइनी कंसाइनर को कैश भेजेगा, साथ में क्या भेजेगा, अकाउंट सेल। अकाउंट सेल में क्या होगा, पूरा डिस्क्रिप्शन होगा। किस बात का डिस्क्रिप्शन होगा, कि कितने गुड्स भेजे थे, उसमें से कितने बेचे गए, कितना क्लोजिंग स्टॉक है, कितने बैड डेट्स है, सभी चीजें इंफॉर्म की जाएगी। उसके बाद में कंसाइनर क्या बनाएगा, कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनमेंट अकाउंट से क्या मिलेगा, प्रॉफिट। वो प्रॉफिट जाएगा P&L अकाउंट में, ठीक है। हर कंसाइनमेंट के लिए, हर कंसाइनी के लिए अलग कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है। हर क्या कंसाइनमेंट, हर कंसाइनी के लिए अलग कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है। क्लियर, कोई डाउट, ये हमने पढ़ा था। उसके बाद में हमने पढ़ा था कि मैंने आपको बताया था कि पुणे में कंसाइनर रहता है, मुंबई में कंसाइनी है। तो ऐसे केस में क्या होगा, पुणे से गुड्स भेजे जाएंगे, कहां पे भेजे जाएंगे, रेलवे स्टेशन पे। वहां से कंसाइनी लेके गोडाउन तक लेके आएगा। तो पहला खर्च कौन किया जाएगा, गुड्स भेजने का खर्च कौन करता है, कंसाइनर। तो वो कौन सा होता है, रेगुलर होता है या सिर्फ गुड्स भेजते वक्त होता है, सिर्फ गुड्स भेजते वक्त। उसे क्या कहा जाता है, नॉन रिकरिंग। उसे क्या कहा जाता है, नॉन रिकरिंग। क्लियर। उसके बाद में आगे कंसाइनी ने रेलवे स्टेशन से उसके गोडाउन तक गुड्स लेके गया, वो कौन सा खर्च होता है, नॉन रिकरिंग, कंसाइनी का। और उसके आगे जो सेलिंग एक्सपेंसेस चलते हैं, एक बार गोडाउन में आ गया, उसके आगे उसे सेल किया जाता है, रेंट पे किया जाता है, वो सभी कौन से, रिकरिंग, रेगुलर खर्चे चलते रहते हैं। तो आपको क्या करना है, जब भी आप क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालोगे, कंसाइनमेंट स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक को यहां पे क्या कहा जाएगा, कंसाइनमेंट स्टॉक। जो कंसाइनी के पास पड़ा हुआ है स्टॉक, उसे क्या कहेंगे, कंसाइनमेंट स्टॉक। उसकी जब आप वैल्यू निकालोगे तो वैल्यू कैसे निकालोगे, वैल्यू कैसे निकालोगे, परचेस प्राइस या उसकी कॉस्ट प्राइस प्लस जब तक गुड्स गोडाउन में आ गया उस वक्त तक का जो भी खर्चा गुड्स के लिए किया वो सभी इंक्लूड करना है। तो किस किसने खर्चा किया उसके लिए, कंसाइन और कंसाइनी। कंसाइन और कंसाइनी जो खर्चा किया वो पूरा लेना है या प्रोपोर्शनेट लेना है, प्रोपोर्शनेट। प्रोपोर्शनेट का मतलब क्या है, जितना भेजा था उसके ऊपर 10,000 खर्च हो गया। मान लो 1 लाख गुड्स भेजने के लिए, 1 लाख गुड्स भेजने के लिए 5 लाख का खर्च हो गया। इसका मतलब कितना पर यूनिट हो गया, 5 रुपए पर यूनिट गुड्स भेजने का खर्च हो गया। अभी कितने गुड्स बचे ये सोचो, आपके पास अगर गुड्स बचे हैं 20,000 और 20,000 गुड्स की कॉस्ट निकाल रहे हो, तो 20,000 गुड्स के लिए कितना खर्चा किया था वो इंक्लूड करना चाहिए। तो 20,000 गुड्स के लिए कितना खर्चा किया था, 20,000 इंटू 5 है ना, 1 लाख। तो जितने खर्चे गुड्स के ऊपर किए हैं उतने ही इंक्लूड करने प्रोपोर्शनली जितने उस गुड्स के ऊपर हो गए। बाद में मैंने आपको बताया था नॉर्मल लॉस जो सभी के साथ होता है, एबनॉर्मल लॉस सिर्फ अपने साथ होता है। नॉर्मल लॉस सेपरेट करना है, नहीं, एबनॉर्मल लॉस सेपरेट करना है, यस। तो नॉर्मल लॉस सेपरेट नहीं करना मतलब उससे कॉस्ट में रहने दो, उससे क्वांटिटी डिवाइड करते हो तो क्वांटिटी कितनी डिवाइड करोगे, टोटल क्वांटिटी माइनस नॉर्मल लॉस। याद है क्या फॉर्मूला क्या था, कॉस्ट प्राइस प्लस कंसाइनर्स एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी माइनस नॉर्मल। क्लियर, ये हमने देखा था। तो उससे पर यूनिट कॉस्ट क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। पर यूनिट कॉस्ट क्या होती है, बढ़ जाती है। पर यूनिट कॉस्ट क्या होती है, बढ़ जाती है। समझ आ गया, क्लियर। उसके आगे
हाँ, इसके आगे एबनॉर्मल लॉस क्या होता है? जो बाकी किसी के साथ नहीं हुआ अपने साथ हो गया, उसे हम कॉस्ट में इंक्लूड रखें? नहीं, उसे कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। हम अगर कस्टमर के पास से ज्यादा सेल प्राइस लेंगे तो कस्टमर्स चले जाएंगे। इस वजह से एबनॉर्मल लॉस क्या किया जाता है? सेपरेट किया जाता है। तो उसे भी कैसे कैलकुलेट किया जाता है? कॉस्ट प्राइस प्लस उसके ऊपर जो खर्चे हो गए वो इंक्लूड किए जाते हैं। बराबर, ये हमने पढ़ा था। ओके, लॉस कहां पे हो गया ये भी सोचना है। गोडाउन में लॉस हो गया तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? गुड्स की परचेस प्राइस प्लस कंसाइनर के एक्सपेंसेस प्रोपोर्शनेट प्लस कंसाइनिंग के एक्सपेंसेस प्रोपोर्शनेट। और अगर लॉस ट्रांजिट में होता है तो क्या? कंसाइनर के एक्सपेंसेस, कंसाइनर ने किए नहीं ना, उसके ऊपर खर्च। समझ में आ गया? कंसाइनर ने खर्च नहीं किया तो इंक्लूड करने का क्या सवाल बनता है? कोई डाउट है? यहां तक शायद से हमने ये सभी चीजें पढ़ी थी। क्लियर? अभी जो मेन चीज बाकी है दैट इज कमीशन। क्लियर? मेन चीज जो बाकी है वो है कमीशन। लेट्स स्टार्ट। कमीशन लिखो। कमीशन में ऑर्डिनरी कमीशन, स्पेशल में फिर से दो टाइप आते हैं कमीशन में। पहला है डल क्रेडिट कमीशन, दूसरा कौन सा? ऑर्डिनरी कमीशन क्या होता है? हर एम्प्लॉय को मिलता है, इस वजह से वो ऑर्डिनरी, सॉरी हर कंसाइनी को मिलता है। ठीक है, तो हर कंसाइनी को कमीशन मिलता है तो ये ऑर्डिनरी कमीशन है। ये हमेशा सेल वैल्यू पे कैलकुलेट किया जाता है। किस पे? सेल वैल्यू। ठीक है, लिख देना रिसीव्ड बाय एवरी कंसाइनी। कहां से आवाज है? आगे से या पीछे से? मतलब आगे या पीछे ऐसे बोल रहे हो? हंस क्यों रहे हो? हाँ हाँ, किसी भी बात पे हंसते हो? सभी यहां पे नालायक बच्चे बैठे। हाँ, तो नॉनसेंस। हाँ, तो रिसीव्ड बाय एवरी कंसाइनी कैलकुलेटेड ऑन ग्रॉस सेल्स। ग्रॉस सेल्स। क्लियर? ग्रॉस सेल्स। डेल क्रेडिट कमीशन, तो डेल क्रेडिट कमीशन किसके ऊपर? ध्यान देना, डेल क्रेडिट कमीशन बेसिकली क्या होता है? ओके, अभी एक ध्यान तो मैं सिचुएशन बता देता हूं। हमने कंसाइनी को गुड्स भेजे, कंसाइनी ने उसे सेल किया। ओके, और वो बोलता है कि नहीं, वो जो गुड्स सेल किए थे ना वो भाग गया, जिसको सेल किए थे वो उधारी पे सेल किए थे वो भाग गया। तो ऐसे केस में बैड डेट्स हो गए। बैड डेट्स अभी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? कंसाइनर या कंसाइनी? जनरली किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? कंसाइनर। किसकी है? कंसाइनर। बराबर, क्योंकि कंसाइनर प्रिंसिपल है और कंसाइनी एजेंट है। तो मेन रिस्पॉन्सिबल पर्सन कौन होता है? कंसाइनर। मेन पर्सन जो है कंसाइनर रिस्पॉन्सिबल होता है। बट अभी पहली बार नुकसान हो गया, पहली बार नुकसान हो गया, थोड़ा नुकसान हो गया, तो कंसाइनी को एक आइडिया मिल गया। आइडिया क्या मिल गया? अभी आगे से हम फेक सेल दिखाते हैं, फेक सेल दिखा देंगे और बाद में दिखा देंगे पैसे नहीं आए उसके पास से। समझा मैं क्या बोल रहा हूं? वो फेक सेल दिखा देंगे, एक इनवॉइस बना देंगे, नाम कुछ तो भी डाल देंगे और वहां पे क्या है कि इतना सेल किया 2000 का। ठीक है, और फेक सेल दिखाएंगे और बाद में दिखा देंगे पैसे ही नहीं आए। और वो जो गुड्स फेक सेल में दिखाए वो बाहर ऐसे कैश पे भेज देंगे पर्सनली। क्यों? क्योंकि अगर वो नुकसान हो गया तो नुकसान किसे उठाना पड़ता है? कंसाइनर।
तो उसने क्या किया, फेक सेल दिखाना स्टार्ट कर दिया, तो बाद में क्या हो गया, बैड डेट्स बनने लगे। तो कंसाइनी को, कंसाइन और उसके ऊपर ऑप्शन क्या अवेलेबल है, कंसाइनर पता कर सकता है ये फेक सेल था, कैसे पता करे, उसके ऊपर नाम लिखा था वो भाग गया, उससे पहचान, कंसाइनी बोलेगा मैं पहचानता था उससे, बाद में वो कहां पे गया कुछ पता नहीं, वो रेगुलर कस्टमर था मेरे पास आता था, तो क्या करेंगे उसके लिए, क्या करेंगे, सिचुएशन समझा सभी को, ठीक है। आप मान लो कंसाइनी हो, ठीक है, तो या मतलब आप कंसाइन है, कंसाइनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, कंसाइनी जो है वो कंसाइनी दिखाया है कि इतना सेल हो गया, ठीक है, सेल एक्चुअली हुआ कि नहीं हुआ आपको भी पता नहीं ना, और बाद में क्या बोलता है कि वो जो पर्सन जिसको सेल किया तो वो भाग गया, ठीक है। तो ऐसे केस में बैड डेट्स हो, बैड डेट्स किसको उठाने पड़ रहे हैं, आप लोगों को, आप कंसर्न हो, तो बैड डेट्स आपको लेने पड़ रहे हैं, तो ऐसी केस में आप उसके ऊपर ऑब्जेक्शन भी नहीं ले सकते, क्योंकि हम जाके चेक कैसे करें कि वो पर्सन सच में सेल हुआ था नहीं हुआ था, इनवॉइस बन गया उसके ऊपर, वहां पे साइन किसी ने तो की होगी, ठीक है। तो इसके ऊपर कुछ ऑप्शन है, किसे ये कैसे अवॉइड कर सकते हैं, आप क्या बोलोगे उसे, एक काम कर, हाँ, कंसाइनी को क्या कमीशन देंगे, और उससे क्या बोलेंगे, आगे से बैड डेट्स तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जितने बैड डेट्स करने का कोई प्रॉब्लम नहीं, पूरा सेल बैड डेट्स में दिखाओ 100%, कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम एक काम कर लो, मैं तुम्हें 5% एक्स्ट्रा कमीशन देता हूं, आगे से बैड डेट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी, कौन बोलेगा किसे, कंसाइन और कंसाइनी को। अभी उसे 5% एक्स्ट्रा कमीशन मिल गया, मतलब पहले 10% मिलता हूं, अभी 15 मिल गया, या अभी 20 मिल गया, जो भी है, लेकिन कल जाके जो भी सेल जिसकी रिकवरी नहीं हो पाएगी उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, कंसाइनी। अभी कंसाइनी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, नो डाउट कंसाइनी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, मतलब कंसाइनी ने क्या करना पड़ेगा, वो भले बैड डेट्स हो गए फिर भी उसके पैसे खुद के पॉकेट से निकाल के देने पड़ेंगे, समझा मैं क्या बोल रहा हूं, खुद पैसे देने पड़ेंगे, मतलब यहां पे क्या हो गया, उसने 5% एक साइड से बढ़ा लिया कमीशन, दूसरे साइड से बैड डेट्स की वजह से उसका कमीशन, बैड डेट्स की वजह से उसका इनकम कम हो रहा है, समझ में आया क्या, एक साइड से उसका कमीशन बढ़ गया, एक साइड से उसका कमीशन बढ़ गया, लेकिन दूसरे साइड से क्या हो गया, कमीशन बैड डेट्स हो रहे, और बैड डेट्स का रिस्क उससे उठाना है, तो ऐसे केस में उसका क्या हो गया, कम हो रहा ना इनकम, मतलब मान लो उसने टोटल सेल किया 1 लाख का, उसके ऊपर उसे 15% इंक्लूडिंग डेल क्रेडिट कमीशन दिया जाए, मतलब कितना, 15,000, और एक सेल जो है वो सेल 3,000 का था, उसने पैसे ही नहीं दिए, मतलब उसने पैसे नहीं दिए, तो अभी ये किसकी रिस्क है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कंसाइनी, तो अभी कंसाइनी क्या बोलेगा, 15,000 इनकम है, एट द सेम टाइम क्या हो गया, बैड डेट्स 3,000 हो गए, तो इफेक्टिवली कितना कमीशन मिल गया, 12,000, ये मैं बोल रहा था 15,000 कमीशन मिलेगा, बड़ी यहां पे 3,000 खुद के पॉकेट से निकाल के देने पड़े, समझ में क्या बोल रहा हूं, तो इस वजह से कंसाइनी के लिए वो लॉस बन जाएगा, और वो क्या दिखाएगा, कमीशन अर्न 15,000, वेयरएज कमीशन अर्न को वो डेबिट कर देगा 3,000, और बोलेगा मेरा नेट कमीशन कितना है, 12,000, ठीक है, याद रखना, ओके, जनरली बैड डेट्स ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कंसाइन और, बट कंसाइन और ये प्रॉब्लम से बचने के लिए एडिशनल कमीशन दे के बोल सकता है कि आगे से रिस्क तुम्हारी, ठीक है, और रिस्क तुम्हारी मतलब वो कमीशन ज्यादा देगा, एट द सेम टाइम उसे कुछ लॉस भी होगा ना बैड डेट्स का, तो क्या हो जाएगा, उसको नेट कमीशन कितना मिला, जितना ग्रॉस कमीशन है माइनस बैड डेट्स, ये उसका नेट कमीशन रहेगा, आ समझ में मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। तो इस केस में डेल क्रेडिट कमीशन, ठीक है, जनरली bad debts is responsibility of
बट कंसाइनर में ट्रांसफर क्या, ट्रांसफर द रिस्क ऑफ bad debts on by paying additional extra commission, which is known as क्या, del crede commission. Percentage are calculated on, बोलो, ग्रॉस सेल या क्रेडिट सेल, किस पे, परसेंटेज। ये जो डेल क्रेडिट कमीशन है, ठीक है, बैड डेट्स इसके लिए मिल रहा है ना, ये बैड डेट्स के लिए क्या चाहिए, क्रेडिट सेल होना चाहिए, ठीक है। तो ये परसेंटेज क्रेडिट सेल के ऊपर कैलकुलेट करनी चाहिए या ग्रॉस सेल के ऊपर, आवाज नहीं आ रहा, परसेंटेज किस पे कैलकुलेट करे, क्रेडिट सेल या ग्रॉस सेल, कौन से, कॉन्फिडेंस के साथ बोलो, जोर से। अच्छा, मतलब दो बोल रहे, कुछ ग्रॉस बोल रहे, कुछ क्रेडिट बोल रहे, आधा आधा बोल रहे, ठीक है। हाँ बोलो, कितने लोग ग्रॉस बोल रहे हैं, कितने लोग क्रेडिट बोल रहे हैं, जो नहीं बोल रहे उनका क्या, हाँ दोनों, इधर चला मैं उधर चला, ठीक है, ठीक है। बाकी लोगों का क्या हुआ, उनका क्या ओपिनियन है, या दोनों के बीच में रहना अच्छा लगता है, हंसने मतलब इस साइड भी नहीं उस साइड भी नहीं, हाँ हाँ ठीक है। क्लास में जब भी कोई क्वेश्चन पूछता हूं, यू शुड फॉर्म योर आंसर आइदर दिस और दैट, ठीक है। आप बीच में नहीं हो सकते, मुझे नहीं पसंद आता वो देख के, हाँ ठीक है। सो आइदर यू शुड बी फ्रॉम दिस साइड और दैट साइड, ठीक है, सिंपल बात है, सही बोल रहा हूं ना, है ना, ठीक है। तो कितने लोग बोल रहे हैं कितने लोग बोल रहे परसेंटेज ऑन क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल, मैं देख रहा हूं कौन कौन है जो हाथ ऊपर नहीं कर रहा है, हाँ अभी कैसे हाथ ऊपर हो गए, हाँ कितने लोग हैं जो ग्रॉस सेल बोल रहे हैं, क्रॉस सेल डबल हाथ क्यों किया गया, ठीक है चलो ओके। तो इट इज परसेंटेज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन ग्रॉस सेल्स, हमेशा ग्रॉस सेल पे होता है। मैंने ये क्यों पूछा, क्योंकि मैं बताता हूं ग्रॉस सेल पे आधे स्टूडेंट्स फिर भी गलती करते हैं, लोग बोलते हैं ना खुजली, कंट्रोल नहीं होता, ओके हेलो वो कंट्रोल नहीं होता, मतलब मैंने बोल दिया ये नहीं ग्रॉस सेल पे कैलकुलेट करना, फिर भी सॉल्व करते वक्त वो क्रेडिट सेल पे ही कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। इस वजह से यहां पे बोल रहा हूं कि यहां पे स्टूडेंट्स गलती करते हैं, ये ग्रॉस सेल पे होता है। अगर प्रॉब्लम खुद बोल रहा है कि क्रेडिट सेल पे कैलकुलेट करो, देन इट इज डिफरेंट, समझ आ गया, ठीक है। अगर प्रॉब्लम खुद बोल रहा है कि परसेंटेज किस पे कैलकुलेट करना है, क्रेडिट सेल पे, तो अलग बात है, और कुछ बताया ना हो ग्रॉस सेल पे, ठीक है। कितने भी खुजली हो जाए कंट्रोल करना है, ठीक है, मतलब ऐसे नहीं क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल क्रेडिट सेल क्रेडिट सेल, ओके कुछ भी हो जाए, हाँ कंट्रोल करना है और ग्रॉस सेल ही याद रखना है, ओके, अनलेस स्पेसिफाइड इन प्रॉब्लम, अनलेस स्पेसिफाइड इन प्रॉब्लम। जब तक कुछ स्पेसिफाई नहीं किया जाता तब तक यही चलेगा, हाँ
अभी क्या करेगा, कंसाइनी विल डेबिट, क्या क्या डेबिट करेगा, कंसाइनी विल डेबिट कमीशन ऑन अकाउंट if there is loss. Due to bad debts. याद रहेगा, गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। स्टूडेंट्स गलती करते हैं, इस वजह से बोल रहा हूं, मतलब इतना चिल्ला के मतलब पढ़ाते वक्त मैं समझाता हूं कि नहीं, ग्रॉस सेल पे ही कैलकुलेट कर रहा है, ठीक है, और उनका ऐसा होता है कि नहीं, मतलब वहां पे क्या है कि हमें क्रेडिट सेल पे वो मजा मिलता है ना, मतलब कुछ, ठीक है, तो वो मजा एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, बट वो बाद में वहां पे क्या हो जाता है, ठीक है, रिजल्ट में दिखाई देता है वो पूरा इंपैक्ट। तो ग्रॉस सेल, ग्रॉस सेल, ग्रॉस सेल याद रखना, ठीक है, ग्रॉस सेल के ऊपर डेल क्रेडिट कमीशन कैलकुलेट करना है। प्रॉब्लम खुद बोल रहा है कि नहीं क्रेडिट सेल पे करो तो अलग बात है, अदरवाइज ग्रॉस सेल ही रहेगा, ठीक है। आगे, क्योंकि लॉजिक वही लगता है स्टूडेंट्स को, लॉजिक क्या लगता है कि नहीं, अगर वो बैड डेट्स का है, मतलब आप गलत तो पूरी तरह से ऐसा नहीं है, अगर बैड डेट्स के ऊपर बैड डेट्स की वजह से दे रहा है तो ऐसे केस में वहां पे क्या, वो क्रेडिट सेल के ऊपर होना चाहिए, क्लियर। बट वहां पे क्या है कि आगे कंसाइनी क्या सोचेगा, ये कंसाइनी ऐसा सोच सकता है कि नहीं बैड डेट्स का ज्यादा है तो जो भी सेल है वो कैश पे ही होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा ही विल ट्राई कि नहीं कैश पे सेल करे, ठीक है, और उसे क्रेडिट पे आप क्या दे रहे हो, कमीशन, तो गलत बात हो जाएगी ना। हम ट्राई करें कि वो ऐसा ना करे जिससे बैड डेट्स बढ़े, और आप उसे बोलते हो कि नहीं वहां पे क्या है कि सिर्फ क्रेडिट सेल के ऊपर दूंगा, इसका मतलब आप उसे बोल रहे हो क्रेडिट सेल ज्यादा करो, ठीक है। तो इस वजह से वो ग्रॉस सेल के ऊपर कैलकुलेट करना है। और लास्ट वन इज अदरवाइज बैड डेट्स किसका कहां पे जाता है, अगर डेल क्रेडिट कमीशन नहीं दिया तो, अगर डेल क्रेडिट कमीशन नहीं दिया तो कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट हो जाता है, और अगर डेल क्रेडिट कमीशन दिया तो कंसाइनी कमीशन अर्न अकाउंट में डेबिट कर देता है। फिर से बताओ, अगर डेल क्रेडिट कमीशन नहीं दिया किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कंसाइन, और कहां पे डेबिट होगा, कंसाइनमेंट अकाउंट, और डेल क्रेडिट कमीशन दिया तो कंसाइनी डेबिट करेगा कहां पे, कमीशन अर्न अकाउंट में, क्लियर। आगे और कौन सा है, ओवर राइडिंग, ओवर राइडिंग, ओवर राइडिंग कमीशन दो केस में मिलता है, पहला फॉर सेल ऑफ गुड्स देन नॉर्मल प्राइस, एंड दूसरा जनरली इट इज पेड फॉर एक्स्ट्रा एफर्ट्स टेकन बाय कंसाइनिंग, क्लियर। अब यहां पे ध्यान देना, ये कैसे कैलकुलेट करना है, तो ये कैलकुलेट आपको ध्यान देना, ये इंस्ट्रक्शन प्रॉब्लम में मिलती है कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। सो इंस्ट्रक्शन फॉर कैलकुलेशन
इज गिवन इन प्रॉब्लम में दिया जाता है। अभी ध्यान देना, आपके दिमाग में आ सकता है सर इंस्ट्रक्शन नहीं दियो, कुछ भी नहीं बताया हो तो क्या, तो उस केस में आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है फिर क्या, सेल्स के ऊपर। बट जनरली ओवरराइडिंग कमीशन का बता ही देंगे, बताएंगे, डोंट वरी। क्लियर? अभी तक ऐसा कोई क्वेश्चन मैंने अभी तक तो देखा नहीं कि जहां पे ओवरराइडिंग कमीशन है, ओके, और उन्होंने इंस्ट्रक्शन नहीं दिए। वो इंस्ट्रक्शन देता है, क्योंकि क्या होता है ओवरराइडिंग कमीशन बेसिकली क्या होता है, 200 रुपए की गुड्स है, ठीक है, 200 रुपए की गुड्स है, तो 200 रुपीज के जो गुड्स है वो अगर आपको सेल करने हो तो ऐसे केस में क्या कह सकते हैं कि हम उसे क्या बोल देंगे, तुम अगर 200 में सेल करोगे तो 10% देंगे, और तुम अगर 300 में सेल करोगे ना तो तुम्हें 25% देंगे। मतलब जो तुम एक्स्ट्रा सेल करो ना उसके ऊपर 25% और ले लो। मतलब हम क्या ट्राई करें, हम कंसाइनी को ये बताना चाहते हैं जितना ज्यादा सेल करोगे, जितना ज्यादा सेल करोगे उतना ज्यादा हम कमीशन देंगे, जितने ज्यादा प्राइस पे सेल करोगे उतना हम ज्यादा कमीशन देंगे। मतलब 200 तक 10%, और ऊपर के 100 रुपए जो तुमने कमाए वो उसमें तुम्हारे एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगे। कैसे एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगे? देखो सस्ते में बेचना, ओके, वो तो बेचे जाते हैं, बट चीजें जो महंगी है वो बेचने के लिए वहां पे क्या है कि ज्यादा एफर्ट्स लगते हैं। वो कन्विंस करना पड़ता है कि नहीं ये गुड्स अच्छा है, वो बाहर के जो गुड्स है वो ऐसे है, ठीक है, वो इमीडिएटली ये हो जाएगा, ये सभी वहां पे एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो ऐसे केस में आपको, आप उसको 100 रुपीज जो एक्स्ट्रा कमाए ना उसके ऊपर 25% दे दो, तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कमीशन है। या और एफर्ट्स कहां पे लगते हैं, अगर आप कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो तो नया प्रोडक्ट बेचने के लिए भी एफर्ट्स लगते हैं। समझ आ गया? पुराने प्रोडक्ट जो ऑलरेडी वेल नोन है उनको बेचने के लिए उतना एफर्ट्स नहीं लगते। तो एफर्ट्स बेसिकली कहां पे लगता है, एफर्ट्स बेसिकली कहां पे लगता है, पहला सेलिंग गुड्स एट हायर प्राइस, और दूसरा क्या, सेलिंग न्यू प्रोडक्ट्स। समझ आ गया? ठीक है, तो यहां पे ये हो गया कमीशन का, और लास्ट में और एक लिख देना कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनमेंट अकाउंट क्या क्या आता है कंसाइनमेंट अकाउंट में? ठीक है, यहां पे क्या लिखा जाता है, दो लाइन छोड़ देना ऊपर। यहां पे कुछ ओपनिंग स्टॉक उसके पास पड़ा, ऐसा भी हो सकता है, मतलब कंसाइनी के पास ऑलरेडी कोई ओपनिंग स्टॉक है जो लास्ट टाइम भेजा था, ऐसा भी कुछ वहां पे हो सकता है। गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, आपके पास चॉइस है कि ये गुड्स भेजे ये यहां पे इनवाइस प्राइस पे दिखाया जाए या कॉस्ट प्राइस पे दिखाया जाए, आपके पास चॉइस है। लेकिन अगर आप इनवाइस प्राइस पे दिखा देते हो तो यहां पे जो आपने एक्स्ट्रा अमाउंट लिखी लोडिंग, याद है ना, लोडिंग उस दिन पढ़ाया था, लोडिंग क्या करना है, इमीडिएटली रिवर्स करना है, उतना लोडिंग वाला पोर्शन इमीडिएटली रिवर्स करना है ताकि उसका इफेक्ट प्रॉफिट कैलकुलेशन के ऊपर कुछ ना आए। क्यों रिवर्स करना है? क्योंकि लोडिंग ये जो है वो अमाउंट हमने अभी तक कमाई नहीं है, याद है ना, ये मैंने एक्सप्लेन किया था गुड्स अकाउंट। ठीक है, तो बाय इमीडिएटली क्या करना है, बाय गुड्स रिवर्स, क्या रिवर्स करना है, लोडिंग, इसका रिवर्सल है ये, रिवर्स लोडिंग इफ
मैसेज आया, किसको आया? ये साइड पे, हाँ ये साइड पे ही आ सकता है। मैं तो शॉक हो गया, ये साइड पे मैसेज आ क्लास में बैठे बैठे। हाँ हाँ क्या सिम? नसीब कहाँ पे? आपके जैसे नसीब है वैसे ही मेरे नसीब थे। नहीं हवा वो तो ऐसे बोलने के लिए है। वो तो ऐसा हुआ कि खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास फोड़ा बाहर आना। हाँ तो लिखा डन। अब यहाँ पे ये गुड्स भेजे, उसका लोडिंग भी रिवर्स कर दिया, लिखा है ना सभी ने, लोडिंग रिवर्स कर दिया। आगे और क्या होगा? टू बैंक। अरे कैसी आवाज निकाल रहे हो? हाँ अच्छा, तुम सभी लोग पहले एक कॉलेज में थे, एक क्लास में थे, ऐसा कुछ था क्या? बहुत से लोग, आधे थे, कुछ थे नहीं। यहाँ पे कुछ गर्ल्स तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले से ही बहुत सारे, बहुत बड़ा ग्रुप है ऐसा मुझे लग रहा है पहले से ही, नहीं है? हाँ जिसका मोबाइल है वो मेरे पास दे दो, वो वहां पे जाने में मत दो, पार्टी देनी है। हाँ पार्टी लेनी है उसके पास से। मोबाइल बजा, आपका मोबाइल गायब होगा, सभी को पार्टी देने के बाद में, चॉकलेट्स देने के बाद ही वापस मिलेगा, ठीक है? सिंपल बात है। तो अगर मोबाइल बचता है, बी रेडी फॉर लॉस ऑफ 700 to 800। हाँ हाँ जो भी बचेगा बजने के बाद में, ठीक है? तो बैंक ध्यान दो, कंसाइनॉज एक्सपेंसेस बाद में ध्यान दो। कंसाइन ने खर्च किए तो कंसाइन और क्या बोलेगा? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, पीएनएल अकाउंट को डेबिट देगा। इन शॉर्ट टू हु इज गिवर? कंसाइन इज गिवर, तो कंसाइन को क्रेडिट देगा। देखो इसमें एंट्रीज भी चल रही है, ठीक है? कंसाइनमेंट के लिए गुड्स भेजा तो ये कंसाइनमेंट के लिए खर्च किए गुड्स, कंसाइनमेंट के लिए यूज किए तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड, क्लियर? और उसके बाद में क्या किया? खर्च किया कंसाइनमेंट के लिए, खुद के कंसाइन ने खुद किए तो बैंक से पैसा जाएगा और कंसाइनमेंट को डेबिट मिलेगा। एंट्री क्या आएगी? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। उसके बाद में आगे क्या होगा? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट एक्सपेंसेस या कंसाइनीज एक्सपेंसेस। आगे डन। तो क्या क्या लिखा? गुड्स भेजे, ठीक है? आगे अब यहां पे क्या हो जाएगा? बाय कंसाइनमेंट स्टॉक, मतलब क्लोजिंग स्टॉक। ये लग नहीं रहा आपको कि आपने ये कहीं पे तो पढ़ा है इस टाइप का ही? आपने ट्रेडिंग अकाउंट क्या पढ़ा था? गुड्स सेंड की जगह पे परचेस आता था। परचेस मतलब क्या? अभी ऑब्वियसली रेगुलर बिजनेस हो तो परचेस करते हैं, यहां पे कंसाइनमेंट है तो कंसाइनी खुद परचेस करेगा या कंसाइनर से लेगा। तो यहां पे गुड्स कौन सा अकाउंट कौन सा आया? परचेस नहीं आया, कौन सा आया? गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट आ गया परचेस की जगह पे। बाद में जो भी खर्च किए वो डेबिट साइड पे। मतलब इन शॉर्ट ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट जैसा है, सिर्फ अगर ये इनवॉइस प्राइस पे बनाया हो, अगर इनवॉइस प्राइस पे बनाया हो तो क्या करना है? लोडिंग रिवर्स करने, उसे कहा जाता है स्टॉक रिजर्व। क्लोजिंग स्टॉक में जो लोडिंग अनरियलाइज्ड प्रॉफिट बचता है उससे हम रिवर्स करते हैं, उसे क्या नाम से बोलते हैं? स्टॉक में जो रिजर्व है, स्टॉक में जो प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट हम स्टॉक रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। इससे डेबिट करके स्टॉक रिजर्व को क्रेडिट होगा, ठीक है? कब करना है? इफ गुड्स इफ कंसाइनमेंट स्टॉक रिकॉर्डेड एट क्या? इनवॉइस प्राइस।
डन, कोई डाउट नहीं, पक्का, कोई डाउट नहीं है, ओके। अभी यहां पे इसमें ही एंट्री कंसाइनमेंट स्टॉक लिखना है, यहां पे कंसाइनमेंट स्टॉक, कंसाइनमेंट, यस, कंसाइनमेंट स्टॉक, इसमें आ गया। तो अभी इसमें ही एंट्रीज देख लेते हो, तो एंट्री क्या क्या हो गई बोलो, गुड्स भेजा, एंट्री क्या हो गई, कंसाइनमेंट को डेबिट दे दिया, अकाउंट समझ लो, एंट्रीज ऑटोमेटिकली आप बना लोगे, मुझे नहीं लगता कि ये दो चीजें अलग अलग करने वाली है, ठीक है। तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड, ठीक है। बाद में वहां पे क्या हो गया, कंसाइनर ने खर्चा किया तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, कंसाइनी ने खर्चा किया, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट, ठीक है। उसके बाद में अभी कमीशन देना है, ये कमीशन जो है वो किसका है, कंसाइनी का है ना, कंसाइनमेंट को डेबिट करेंगे और कंसाइनी को क्रेडिट कर देंगे, उसको देना बाकी है ना, ठीक है। कंसाइनी के पास से कुछ एडवांस मिला था, सोच के बताना, बैंक अकाउंट डेबिट, और बैंक में डेबिट हो जाएगा, और क्रेडिट किसे हो जाएगा, कंसाइनी। जब भी पैसा मिलेगा कंसाइनी के पास से एंट्री आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट, कंसाइनी अकाउंट, क्लियर, ओके। उसके बाद में ओके, जो भी सेल होता है, सेल लिखा नहीं है, हाँ सेल का लिख दो, सेल का बाय, सेल के पैसे किसके पास आए, किसने सेल किया, कंसाइनी, पैसे किसे मिले, कंसाइनी, हु इज रिसीवर, कंसाइनी, कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू इनकम है ना, कहां पे डालना चाहिए, कंसाइनमेंट, क्लियर। तो इस तरह से अकाउंट बनेगा, ठीक है। कंसाइनी अकाउंट डेबिट यहां पे लिख देना सेल, इसमें क्या है, सेल। अगर आपने ऑलरेडी गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट कॉस्ट पे ही लिखा हो, अगर कॉस्ट पे लिखा हो, लिखो मत, अगर ये कॉस्ट पे लिखा हो तो कुछ क्रेडिट साइड पर रिवर्स करना है क्या, नहीं करना है, ओनली इफ इट इज शोन एट इनवॉइस प्राइस देन ओनली इट शैल बी रिवर्स्ड, तभी रिवर्स करना है, क्लियर, कोई डाउट नहीं, पक्का, बिल्कुल भी, यस, क्या यस, डाउट, नो डाउट, ओके, हाँ, हाँ, चलो ध्यान देना, कुछ आपके आई थिंक कंसाइनमेंट के लिए कुछ एमसीक्यूज है आपकी बुक में, है ना, कुछ है, ध्यान दो। पहली बात, ओके, ये कुछ वहाँ पे सीपीटी स्टूडेंट्स का वो कहना है कि हम हमारे मतलब एमसीक्यूज क्या, तो कंसेप्ट तो सभी कवर किए, प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त, जैसे बीआरएस का प्रॉब्लम सॉल्व किया, बीआरएस का प्रॉब्लम सॉल्व किया, उसमें क्या देखा, क्या देखा हमने, क्या, चेक इश्यूड बट नॉट, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड, ओके। यही चीज वहां पे क्या सीपीडी में क्या हो जाती है, इंडिविजुअल करके आती है, जो प्रॉब्लम हम सॉल्व करें वही प्रॉब्लम अल्टीमेटली इंडिविजुअल उसमें से एक एक पॉइंट निकाले, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करेंगे, किसके लिए, कंसाइनमेंट के लिए, वो एमसीक्यूज में कैसे आएगा, सिर्फ इतना क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करके दिखाओ, पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करने की जरूरत नहीं, मतलब बड़ा प्रॉब्लम जब कंपोनेंट्स में डिवाइड किया जाता है तब एमसीक्यूज बनता है, ठीक है। तो उसके लिए वहां पे क्या है कि ऑब्वियसली मैंने कुछ स्टूडेंट्स को बता दिया जो सीपीडी के है, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट आता है तो बाद में पूछ लो, मतलब क्लास में तो लिया नहीं जा सकता, रीजन बीइंग कि ये फास्ट ट्रैक बैच है, ठीक है। जितना वहां पे क्या है कि रेगुलर बैच के स्टूडेंट्स को याद होगा, तो उस वक्त मैंने एमसीक्यूज भी लिए थे और क्वेश्चन भी लिए थे, रेगुलर बैच में एमसीक्यूज भी थे और क्वेश्चन भी थे उस वक्त, ठीक है। तो कहना यहाँ पे ये कि ये फास्ट ट्रैक बैच है, बेसिक यहाँ पे टारगेट पहले ही मैंने आपको बता दिया, टारगेट ये है कि आपको कंसेप्ट समझाया जाए अच्छे से,
और बाद में प्रैक्टिस करो, यही मैंने आपको बोला है पहले से, ठीक है। तो प्रैक्टिस तो करना बनता ही है, समझ में आ गया? तो प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। ओके, समझ में आ गया? मतलब मुझे पता चला कि आप में से किसी स्टूडेंट ने अदर टीचर को कहा कि अकाउंट के एमसीक्यूज का क्या, ठीक है, तो ये मुझसे बात करो तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। और मैंने शायद से ये बता दिया है पहले ही कि आप इसी को ही प्रैक्टिस करते हो। ओके, यही कंसेप्ट है। आप मुझे सीपीटी का एक कंसेप्ट निकाल के देखो जो इससे अलग है, जो मैंने कवर नहीं किया, या फाउंडेशन का भी, ठीक है। बहुत सिंपल बात है, कंसेप्ट सभी वही है। और ये जो बैच है पहले मैंने क्लियर किया था क्या पर्पस है। इसमें से मुझे पता है कि बहुत सी बातें आप लोगों को पता भी नहीं होगी जो अभी पता चल रही है, हाँ ये भी ऐसा था, ठीक है। सो अगर दो चीजें, पहले दिन जो स्टूडेंट्स थे उनको याद होगा, मैंने आपको बताया था दो ऑप्शन है, आइदर प्रॉब्लम लेके ज्यादा भगाऊं या कंसेप्ट अच्छे समझाऊं और प्रॉब्लम्स लिमिटेड रखूं, याद है? ऐसा ही बोला था मैंने, दो ऑप्शन है। अगर मैंने प्रॉब्लम ज्यादा लेने के लिए कंसेप्ट भगा दिए, सो आप यहां पे आके बैठे, उसका कोई यूज ही नहीं। क्यों? क्योंकि पहले भी ठीक से नहीं समझा था, अभी भी ठीक से नहीं समझा, समझा है? मतलब पहले अपने बैच की होगी, आप बैठ रहे हो मतलब क्या, कुछ तो भी लग रहा होगा ना कि नहीं, ओके कुछ तो भी सीखने को मिल रहा है, कुछ तो भी समझ रहा है। मतलब पहले भी सीखने को ठीक से नहीं मिला, नहीं अभी भी नहीं मिला, पहले भी कुछ पॉइंट्स छोड़ दिए थे पढ़ाते वक्त, अभी भी छोड़ दिए, तो कुछ इंप्रूवमेंट हुआ ही नहीं। मतलब आपको जो है बेसिकली इंडिपेंडेंट बनना है। एग्जाम में जाके ऐसा होना चाहिए कि मुझे सॉल्व करना आ रहा है और उसके लिए कंसेप्ट समझ में आने चाहिए। आपके सामने मैं खड़ा हूं, ये इस वजह से नहीं कि मैंने 1000 एमसीक्यू सॉल्व किए या मैंने 1 लाख एमसीक्यू सॉल्व किए, इस वजह से सामने खड़ा नहीं हूं। मैं इस वजह से सामने खड़ा हूं कि मुझे पता है कि मुझे कंसेप्ट एग्जैक्टली क्या है और उसकी वजह से प्रॉब्लम कैसे हमें सॉल्व करें। कोई भी टीचर ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करता है, इस वजह से सामने कॉन्फिडेंटली खड़ा नहीं होता। अभी कॉन्फिडेंस क्या है कि आप कोई भी टाइप का क्वेश्चन लेके आओ, ठीक है, मैं सॉल्व कर दूंगा। ये कैसे कैसे कॉन्फिडेंस आया? क्या मैंने सबसे ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व किए? नहीं। अगर कहा जाए तो मैंने वैसे अलग से कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए, बट पक्का पता है कि कंसेप्ट ऐसी है और इस कंसेप्ट में ऐसे ही करना है, ठीक है। तो कभी भी याद रखना, और पीरियड ऑफ टाइम आप सीए बनने के लिए आए हो, ठीक है, आपका 12th 11th 12th तक का अप्रोच डिफरेंट रहता है, ओके। तो सीए में डिफरेंट ही रहना चाहिए। सीए में क्वेश्चंस घुमा फिरा के आते हैं, सो योर फोकस शुड बी, पहला फोकस, पहला समझना चाहिए अच्छे से। अगर आप कहीं पे पढ़ रहे हो ना, ये यहां पे लिखो, ये यहां पे लिखो, ऐसा पढ़ रहे हो ना, ओके, ये डेफिनेटली आपके फेल्यूर का रीजन बन सकता है। अब आपको समझ में नहीं आया क्यों करना है, क्योंकि एग्जाम में अगर थोड़ा सा भी वो क्वेश्चन घुमा देते हैं ना, ठीक है, तो आप लिख नहीं पाते हो, ऐसा कुछ है, तो वहां पे कोई सेंस नहीं बनता कि आपने इतने दिन क्लासेस की हो, कुछ भी नहीं आ रहा, ठीक है। सिंपल बात है, ठीक है। व्हाट आई एम ट्राइंग, ओके, यहां पे भी ओके, हर एक पॉइंट मैंने अब पहले एक्सप्लेन किया। एक भी ऐसा कंसेप्ट नहीं कि जो डायरेक्टली स्टार्ट कर दिया, पहले पूरा कंसाइनमेंट का ओवरव्यू दिखा दिया, ठीक है। बाद में नॉन रिकरिंग क्यों होता है, क्योंकि वो सिर्फ गुड्स भेजते वक्त ही किए जाते हैं, ठीक है। बाद में वहां पे पिक्चर बना के दिखा दिया कब कब खर्चे हो गए, तो ये समझाने के लिए एग्जैक्टली होता क्या है, क्लियर। नहीं तो फास्ट ट्रैक बैच मैंने वहां पे ये मान लिया था, फास्ट ट्रैक बैच है, चलो ठीक है, ओके, ये हमें इस तरह से कैलकुलेट करना है, ये फॉर्मूला, इसमें अमाउंट डाल दो आ जाएगा, अमाउंट डाल दो आ जाएगा। जनरली अकाउंट्स जो है, मैंने जो पढ़ा था, एटलीस्ट मैंने जब अकाउंट पढ़ा था, मैंने खुद ऐसा पढ़ा था कि ये फॉर्मूला होता है, इसमें ये अमाउंट डालनी होती है और आंसर आ जाता है। मुझे भी खुद को उस वक्त लॉजिक्स पता नहीं थे, क्यों आता है, क्यों कर रहे हैं, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक में अभी कंसाइनमेंट स्टॉक कैलकुलेट करते वक्त गोडाउन तक के एक्सपेंसेस क्यों इंक्लूड करते हैं, उस वक्त मैंने आपको AS2 का रेफरेंस दे दिया। AS2 क्या बोल रहे हैं? ऑल एक्सपेंसेस इनकर्ड टू ब्रिंग इन्वेंट्री एट प्रेजेंट लोकेशन एंड प्रेजेंट कंडीशन। वो भी इन्वेंट्री के लिए खर्चा किया ना, स्टॉक के लिए। स्टॉक के लिए खर्च क्या किया? सिर्फ मटेरियल लाया, मटेरियल फैक्ट्री में मतलब बना लिया और उससे वहां पे गोडाउन तक लेके गए, तो ये पूरा मटेरियल के ऊपर खर्च हो गया, ये इन्वेंट्री स्टॉक के ऊपर खर्च हो गया। तो AS2 बोलता है जो खर्च स्टॉक के ऊपर किया वो स्टॉक में ऐड कर दो। गलत क्या बोला उसने? बराबर समझ में आया, ठीक है। सो कहना यह है कि आपका पहली प्रायोरिटी जो है, ओके, वो क्या होनी चाहिए कि कंसेप्ट समझ में आया नहीं आया, आप घर पे जाके सॉल्व करते हो, डाउट्स आएंगे, आ सकते हैं, ठीक है, बट डाउट्स कैन बी सॉल्व। कंसेप्ट समझ में नहीं आया तो वो नहीं सॉल्व हो सकता, ठीक है। कभी किसी बैच ऐसा होता है कि एक पर्टिकुलर लेक्चर में एक स्टूडेंट एब्सेंट रहता है,
वो बोलता है कि सर वो कल क्या हो गया, मैं बोलता हूं मैं नहीं पढ़ा सकता। उसको लगता वक्त ऐसा लगेगा कि नहीं मतलब वहां पे कि सर कोऑपरेट नहीं करे, बट थिंग इज दैट तुम बैठे हो और तुम्हें डाउट आया है, तो तुम्हें डाउट जो है दैट इज जस्ट 1% ऑफ द लेक्चर। लेकिन तुम लेक्चर में नहीं बैठे हो तो क्या हो जाता है, पूरा गायब है, कुछ बेस ही नहीं आपके पास। समझ आ गया? जब कोई स्टूडेंट मतलब स्टूडेंट जब आते हैं ना, मुझे समझ में आता है कि ये लेक्चर में बैठा था ही नहीं। स्टूडेंट आके अगर स्पेसिफिक पॉइंट पूछता है ना, सर ये कैसे आया, तो इसका मतलब वो लेक्चर में बैठा था। और जो लेक्चर में बैठा नहीं ना, वो पूछता है कि ये पूरा कैसे आ गया। मतलब उससे समझ में आता है कि यार ये लेक्चर में बैठा था या नहीं बैठा था। तो बाद में स्टूडेंट्स पूछते हैं आपको कैसे पता चला मैं लेक्चर में नहीं बैठा था। क्योंकि लेक्चर में बैठे हो ना, तो आपका जो डाउट है ना, ओके, दैट विल बी वेरी लिमिटेड। समझ में आ रहा है? ठीक है, क्योंकि कंसेप्ट समझ में आ गई होगी, तो अभी डाउट जो आएगा वो डाउट पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर आएगा, सही कैलकुलेशन कैसे है समझानी। क्लियर? लेकिन आप लेक्चर में ही नहीं हो तो उस केस में पूरा वो जो प्रॉब्लम है वो कैसे आया वही समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो कहना यहाँ पे एक ही है कि कंसेप्ट समझ में आ गए तो डाउट्स आ सकते हैं, बट डाउट्स बहुत छोटे होंगे। आप कंसेप्ट पे ध्यान दे दो और डाउट्स बाद में मुझे पूछ लो। ठीक है, वो हम सॉल्व कर देंगे। करेक्ट है? बट प्रैक्टिस आपको घर पे करनी है, घर पे कंटिन्यू करनी है। आगे भी यहां पे ध्यान रखना कि आप सीए में आए हो डायरेक्टली, जो कोई भी मतलब कोई भी टीचर ये क्लेम नहीं कर सकता कि मैंने जो क्लासेस में प्रॉब्लम्स पढ़ा है वैसे ही प्रॉब्लम एग्जाम में आएंगे। कोई क्लेम नहीं कर सकता, पॉसिबल नहीं, एटलीस्ट सीए में। हाँ, 11-12 में आपने जैसे प्रॉब्लम देखे थे वैसे आए, यस वैसे ही आते हैं, मतलब बहुत सालों से वैसे चलता है। बट सीए में कह सकते हैं नहीं, मतलब सीए में आपको समझना क्या है, प्रॉब्लम के थ्रू कंसेप्ट्स। समझ आ गई? और यहां पे तो मैं डायरेक्टली आपको समरी में कंसेप्ट्स बता के दे रहा हूं, हाँ ये क्या क्या चीज है, क्या क्या आने वाला है, पहले ही सब कुछ समझे क्या क्या करना है। प्रॉब्लम तो हमने देखी भी नहीं अभी तक तो हम डिस्कशन करें कि क्या होता है नॉर्मल लॉस, क्या होता है एबनॉर्मल लॉस, मतलब 1.5 लेक्चर तो सिर्फ ये समझाने में क्या चीजें होती है। ठीक है, बाद में कंपनी अकाउंट स्टार्ट होगा, कंपनी अकाउंट्स में भी हम यही करने वाले हैं। फिर लगभग 2 लेक्चर तो अपने इसमें ही जाएंगे, कंपनी अकाउंट्स में हर जो क्या होता है कैपिटल में, सब्सक्राइब कैपिटल क्या होता है, उसकी वजह से कंफ्यूजन वहां पे स्टार्ट होता है। ठीक है, तो वो चीजें बेसिक पढ़ लेंगे और बाद में वहां पे कैलकुलेशन की तरफ जाएंगे। अदरवाइज आप क्या करोगे, मैंने वो समझा नहीं तो सर ने ये मल्टीप्लाइड बाय ये किया तो कर दो, सर ने ये किया मैं भी करता हूं, सर ने वो किया मैं भी करता हूं। अगर आप इंडिपेंडेंट तब तक नहीं बनोगे जब तक आपको समझ में नहीं आता। ठीक है, आप फॉलो करोगे तो एग्जाम में प्रॉब्लम आएगा, आप समझोगे और खुद सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो एग्जाम में मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सिंपल बात है। आपको मैंने अभी फॉलो करना सिखाया तो एग्जाम में आपको जरूरत पड़ेगी मेरी। अगर मैंने अभी आपको कंसेप्ट समझा दिया, जो जो मुझे पता है वो मैंने समझा दिया और आपने भी अच्छे से समझ लिया, तो घर पे जाके एटलीस्ट सॉल्व करते हो तो आप दिमाग तो यूज करोगे कि नहीं ये क्या है, ये कौन सा कमीशन है, ये कैसे कैलकुलेट करना है। अभी यहां पे मैंने एमसीक्यूज लिए, क्यों? क्योंकि एमसीक्यूज लेने का यहां पे पर्पस क्या है कि सिचुएशंस आते हैं इसमें। सिचुएशन मतलब क्या, कमीशन का इस तरह से कैलकुलेशन, उस तरह से कैलकुलेशन वो आता है, तो जहां पे रिक्वायर्ड है वहां पे मैंने कुछ एमसीक्यूज लिए। ठीक है, बट जैसे कि बीआरएस रेक्टिफिकेशन में भी हमने 5 या 6 ट्रांजैक्शन वाला एक प्रॉब्लम ले लिया। अभी आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो कैसे आएगा, सीपीटी वाले कैसे आएगा, सीपीटी वाले कैसे आएगा, उसमें से एक कोई तो पॉइंट अलग निकाल देंगे, उसका क्वेश्चन बना लेंगे। ठीक है, सैलरी पेड बट नॉट डेबिटेड टू सैलरी, वो हम बंच में पढ़ते हैं, उसमें से एक पॉइंट निकाल के आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, या वो पूछेंगे कि सस्पेंस अकाउंट को कौन सा बैलेंस आता है, जो साइड शॉर्ट है जो साइड एक्सेस है, तो वो तो चीजें वही तो पढ़ाई ना अभी तक। ठीक है, मतलब कंसेप्ट्स कहीं पे भी हम वहां पे कम करके नहीं चल रहे, बिल्कुल भी नहीं। इवन दो इट इज फास्ट ट्रैक बैच, फास्ट ट्रैक आपने सोचा होगा कि नहीं फास्ट चलेगा, शायद से यही पूछ रहे थे। ठीक है, ऐसा लग रहा कि नहीं मतलब वहां पे बहुत तूफान स्पीड चल रहा है। ठीक है, तो वो फास्ट ट्रैक हो फिर भी हमने जो है वो कंसेप्ट पढ़ाते वक्त फास्ट नहीं पढ़ा है, यही पढ़ाने यही सोचा है। क्योंकि समझ में नहीं आया तो बाद में आप मुझे गाली मारते जाओगे, ये सर को पढ़ाना नहीं आता कुछ भी। ठीक है, क्या पढ़ा है उसको ही समझ में आया। ठीक है,
तो बेसिकली हमें ध्यान रखना पड़ता है कि आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। हाँ, कहीं पे अगर समझ में आ गया और मैंने अगर मान लो कि 5 प्रॉब्लम ले लिए, तो आगे की 5 प्रॉब्लम उस बेसिस पे आप सॉल्व कर पाओगे। बट समझ में नहीं आया ना, तो मैंने 5 प्रॉब्लम लिए वो भी, ठीक है, और आपने जो सॉल्व किया वो भी, ठीक है, मतलब वेस्ट हो गया, ऐसा बोल रहा हूं मैं, ठीक है। तो आपने क्या सोचा पता नहीं है, बट यही सोचा, हाँ आप भी मेरे तरह से अच्छे बच्चे हो। हाँ, तो कहना यहां पे है कि अगर समझा नहीं ना तो कितनी प्रैक्टिस करते हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, समझा नहीं और प्रैक्टिस की तो आप सॉल्व कर सकते हो, बट वैसे ही क्वेश्चन जो आपने प्रैक्टिस किए थे, वैसे ही सेम क्वेश्चन जो आपने प्रैक्टिस किए, थोड़ा भी चेंज करके पूछ दिया तो वहां पे कहेगी विकेट डाउन। तो कहना यहां पे ये है कि फोकस, मुझे लगता है कि जितना मुझे पता है कि जितने भी टीचर्स है, ओके, वो ज्यादा फोकस जो है, ओके, अभी ये बैच के लिए, ओके, ज्यादा फोकस जहां पे टाइमिंग का इशू आ रहा है वहां पे ज्यादा फोकस जो है वो कहां पे करे कि आपको समझाना कि क्या है। एक बार समझ में आ गया और सैंपल क्वेश्चंस वहां पे हो गए तो आपको आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बेस तो है ना, लॉजिक तो है ना। आगे आप वहां पे क्या है कि एटलीस्ट बीआईएस का क्वेश्चन आ गया, ऐसा ऐसा तो नहीं करोगे ना, आदत बंद होगी ना, वो बंद होगी ना। अभी दिमाग से सोच रहे हो ना, हाथों को बहुत काम है, मैं हमेशा बोलता हूं, ठीक है। तो ये क्या करते बैठना है, ठीक है, समझ आ गया। हाथों को बहुत सारे काम है, तो उसके लिए अच्छे कामों के लिए यूज करेंगे। यहां पे कहां पे पासबुक बढ़ गया, कैश बुक वहां पे ये हो गया, ठीक है, ये दिमाग से सोच लो, वो दिमाग का काम है। कुछ काम ऐसे जो हाथों से नहीं हो सकते दिमाग से हो सकते हैं, और कुछ काम ऐसे जो हाथों से होते हैं दिमाग से नहीं, ठीक है। तो कुछ गलत बोला क्या, सही बोला ना मैंने, क्या बोला, कुछ काम ऐसे जो सिर्फ हाथों से होते हैं दिमाग से नहीं, और कुछ काम ऐसे जो दिमाग से होने चाहिए हाथों से नहीं हो सकते। तो उसमें बीआईएस कहां पे आता है, दिमाग। वो हाथों से करने वाला काम नहीं है, वो दिमाग से ही होगा, ठीक है। मतलब वो टीचर, मतलब मेरे सामने जब टीचर ऐसा करते थे ना, मुझे ये समझ में नहीं आता ये पासबुक है कैश बुक है, मतलब मुझे भी ऐसे ही पढ़ाया था किसी जमाने में, ठीक है। तो ये ऊपर गया, मेरा ध्यान यहाँ पे रहता था कि यार कैश बुक था या पासबुक था, सर ने क्या बोला था, मतलब मेरा ध्यान वो बोल रहे उसकी तरफ नहीं, मेरा ध्यान इसकी तरफ कि ये जो उन्होंने ऊपर किया तो ये वो था क्या पहले, ठीक है, वो पासबुक था या कैश बुक था, वही भूल गया मैं, ठीक है। शावा शावा, ठीक है, मतलब तो डांस स्टेप हो गई। तो कहना यहाँ पे ये है कि चीजें समझ में आ गई ना तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। बाकी बीआईएस सॉल्व करके देखा बाद में आपने, जम रहा है क्या, जम रहा है ना, विदाउट मूविंग हैंड्स, विदाउट एनी मूवमेंट, ठीक है, जम रहा है ना, इसका मतलब समझ में आ रहा है। और वही मैं चाहता हूं कि ठीक से समझो, ठीक है। और समझने में कहीं पे भी थोड़ी सी प्रॉब्लम रहे, आप क्लास में पूछ लेते हो, किसी स्टूडेंट ने क्लास में पूछ लिया तो मैं आंसर कर देता हूं कि उसने बोला कि सर ये नहीं समझा, ठीक है, तो वो आंसर मिल जाता है, क्योंकि कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। वो समझ लिए तो आपको बेस क्रिएट हो गया, ठीक है, और बेस क्रिएट हो गया तो उसके ऊपर आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो या ट्राई तो कर सकते हो एटलीस्ट। समझ आ गया, ठीक है। अभी मैंने सिंपल सिंकिंग फंड का आपको एक्सप्लेनेशन दिया था और बाद में सिंकिंग फंड का प्रॉब्लम ले लिया, तो आप जितना मैंने ऑब्जर्व किया आप मेरे साथ सॉल्व कर देते कि यहाँ पे लिखो प्रॉफिट आ गया, तो आपने बोला सर ये प्रॉफिट सिंकिंग फंड के कहां पे डालना है, डेबिट या क्रेडिट, प्रॉफिट हो गया, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई, बेचते वक्त वहां पे प्रॉफिट हो गया, तो सिंकिंग फंड में डेबिट साइड पे डालू या क्रेडिट साइड पे, कहां पे, डेबिट क्रेडिट, ठीक है। सिंकिंग फंड किस लिए बनता है, फंड क्रिएट करने के लिए, और प्रॉफिट होने से फंड क्या होता है, बढ़ता है कम होता है, बढ़ जाता है ना। तो हमने कहां पे डाला था उसे, क्रेडिट साइड पे डाला था, और इन्वेस्टमेंट के डेबिट साइड पे डाला था जब हम इन्वेस्टमेंट नहीं परचेस करते, ठीक है। उस वक्त जब पूछा था तो आप आंसर दे देते, जितना मुझे याद है ये यहां पे लिख देंगे, मतलब मैंने सॉल्व किया आपने सिर्फ लिख लिया ऐसा नहीं, मैं पूछता था ये कहां पे लिखना है, ये कहां पे लिखना है, ये कहां पे लिखना है। डिप्रिसिएशन, आपने डिप्रिसिएशन को डेबिट देके कहां पे लिख दिया, सिंकिंग फंड के क्रेडिट साइड, जब भी सिंकिंग फंड बढ़ेगा क्रेडिट दे दो, ये मैंने बताया था, ठीक है। तो ये चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप बाद में कोई प्रॉब्लम देख लो उसमें बताया जाए कि इस साल का इंटरेस्ट मिला, इस साल का इंटरेस्ट मिला, आपके दिमाग में आएगा ना, क्या आएगा, इंटरेस्ट मिल रहा है मतलब फंड बढ़ रहा है, बढ़ रहा है मतलब क्या करना चाहिए, क्रेडिट देना चाहिए,
ठीक है, तो ये ऐसे होना चाहिए, ना कि आपने ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व किया था उसमें इंटरेस्ट क्रेडिट साइड पे लिया था तो ये भी क्रेडिट साइड पे ले लो, ऐसे नहीं होना चाहिए। ठीक है, अभी क्वेश्चंस दे दो, क्वेश्चन है वो स्पेशली मैंने जहां पे रिक्वायर्ड है वहां पे कुछ एमसीक्यूज कवर किए, जहां पे सच में उसकी जरूरत है। एमसीक्यूज की जरूरत क्यों है? क्योंकि सिचुएशन ज्यादा है, जैसे कंपनीज में भी होंगे, शायद से कुछ एमसीक्यूज कंपनीज में होंगे, है क्या? कंपनीज अकाउंट है ना, ठीक है, पार्टनरशिप में भी होंगे कुछ, है ना, पार्टनरशिप में, ठीक है। तो कहना यहां पे है कि कुछ पर्टिकुलर चैप्टर्स में एमसीक्यूज ले लिए, क्यों? और बीआरएस में मुझे पता है, बीआरएस में जो हमने पढ़ा ना, ओके, वो वैसा ही रहने वाला है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आने वाले, वेदर इट इज एमसीक्यूज और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। रेक्टिफिकेशन जो मैंने पढ़ा है वैसा ही रहने वाला है। बट अभी यहां पे सर, यहां पे ऐसा क्या है, जो आपने पढ़ाया मतलब पढ़ाया फिर भी आपको क्वेश्चंस लेने पड़ रहे, क्यों? क्योंकि इसमें सिचुएशन आता है कि ये जो ओवरराइडिंग कमीशन ना, वो ओवरराइडिंग कमीशन कैसे दे दिया? एक्स्ट्रा वैल्यू के 25% पे दे दिया, इनवाइस प्राइस से ऊपर के वैल्यू पे दे दिया, इनवाइस प्राइस तक कितना दे दिया। तो ये सिचुएशंस क्रिएट करते हैं जो कंसेप्चुअल बेसिस पे नहीं, जो कैलकुलेशन बेसिस के, समझ आ गया? जहां पे कंसेप्चुअल बेसिस पे होता है वहां पे क्या है कि एमसीक्यूज एक बार कंसेप्ट समझ लिया आपने, अच्छे से समझी, अगर आपको अच्छे से आती है तो फिर से जरूरत नहीं पड़ती है। बट जहां पे कैलकुलेशन होते हैं वहां पे वैरायटी आती है, और वैरायटी कवर करने के लिए हमने ये बेसिकली कवर किया है। ठीक है, समझ आ गया? ओके, तो देखो यहां पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ध्यान देना। इट इज मतलब ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है, इट इज नॉट डिपेंडेंट किया, इट इज नॉट रिलेवेंट दैट यू आर फ्रॉम सीए फाउंडेशन और सीए सीपीडी। आप जो प्रॉब्लम सॉल्व करो, जो एमसीक्यू सॉल्व करो, वो इसेंशियल है, इस वजह से सॉल्व करो, सुना गया? वो कंसेप्ट समझने के लिए इसेंशियल, इस वजह से सॉल्व करो। यहां पे इससे फर्क नहीं पड़ता है कि आप फाउंडेशन से हो या सीपीडी से हो। मतलब अभी फाउंडेशन वालों के दिमाग में क्या हो सकता है, सर ये एमसीक्यूज क्यों लिए? बट एक बड़ा प्रॉब्लम वहां पे, अगर मुझे एक बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करवाना है, उसके कैलकुलेशंस अलग मैंने करवा दिए, ठीक है, तो बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त आपको उस चीज का कैलकुलेशन का कंफ्यूजन नहीं रहेगा। समझ आया? अकाउंट तो अल्टीमेटली वही है, ओके, लेकिन इसमें कैलकुलेशन ज्यादा है इस चैप्टर में, तो कैलकुलेशन के कुछ प्रॉब्लम्स ले लिए, तो जब मैं प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा पूरा, तो उस वक्त मुझे कैलकुलेशन समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। डन? तो यहां पर देखो, Ram of Kolkata sends out goods costing rupees 1 lakh to Y of Mumbai at 20% profit on invoice price. One invoice price, 1/10 of the goods were lost in transit. Half of the balance goods were sold. The amount of stock reserve. Stock reserve मतलब क्या? Question? क्या हो गया? क्वेश्चन क्या है ना सभी के पास? तो क्वेश्चन का क्या बोला? ऐसे ही हाँ, मिल गया? मैं शॉक हो गया ना, मतलब कुछ नोट्स में है, कुछ नोट्स में नहीं है, ऐसा। ठीक है, मिल गया सभी को? ठीक है, स्टॉक रिजर्व का मतलब क्या है? स्टॉक रिजर्व, लोडिंग ऑन व्हाट? स्टॉक रिजर्व ये लोडिंग है, करेक्ट है, बट लोडिंग ऑन व्हाट? स्टॉक मतलब क्लोजिंग स्टॉक, मतलब क्लोजिंग स्टॉक में कितना लोडिंग है, वो लोडिंग का पोर्शन क्या होता है? स्टॉक रिजर्व। अभी आपको पहले देखना पड़ेगा क्लोजिंग स्टॉक कितना है, नहीं तो कैलकुलेशन नहीं हो सकता। बोलो कितना है क्लोजिंग स्टॉक? कितना क्लोजिंग स्टॉक है? रोज सांबा, कितना क्लोजिंग स्टॉक है? बोलो। 1 लाख टोटल था ना, कॉस्ट थी, टोटल कॉस्ट, राइट? आगे प्लस क्या है? 20% ऑन इनवॉइस प्राइस है। अभी कुछ करने की जरूरत नहीं, पहले तो ये निकाल दो, टोटल कॉस्ट माइनस क्या हो गया? 10% लॉस्ट,
क्लोजिंग स्टॉक पे जो लोडिंग होता है उसे कहते हैं स्टॉक रिजर्व। फिर से बोलो, क्लोजिंग स्टॉक पे जो लोडिंग होता है उसे स्टॉक रिजर्व कहते हैं। अभी क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए पहले देखना पड़ेगा कितना स्टॉक बचा है, तो माइनस कितना आ गया 90,000। आगे क्या हो गया, हाफ ऑफ द बैलेंस गुड्स वे सोल्ड। बैलेंस गुड्स ठीक से पढ़ना है, उन्होंने क्या बोला, हाफ ओरिजिनल का या बैलेंस का, बैलेंस। कभी कभी क्या पूछते हैं, हाफ ऑफ द टोटल गुड्स सेंट आर सोल्ड, मतलब टोटल गुड्स कितने 1 लाख, उसका हाफ बेच दिया, तो ये ठीक से पढ़ना है। ठीक है, तो कितना, हाफ ऑफ बैलेंस डन। अब ये 45,000 क्या है, कॉस्ट है ना। अगर मैंने कैलकुलेशन कॉस्ट से शुरू किया तो अभी भी क्या होगी, कॉस्ट ही होगी। तो उसके ऊपर क्या बोला है उन्होंने, 20% ऑन इनवाइस प्राइस। ध्यान दो कि अगर इनवाइस प्राइस पे परसेंटेज दिए तो वो अमाउंट भी क्या होनी चाहिए, इनवाइस प्राइस से होनी चाहिए। अगर नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, परसेंटेज किस पे, इनवाइस प्राइस, और ये क्या है, कॉस्ट प्राइस। क्या मैं इनवाइस प्राइस के परसेंटेज कॉस्ट पे लगा दूं, इनवाइस प्राइस पे जो परसेंटेज है वो कॉस्ट पे लगा दूं, नहीं, सेम होना चाहिए ना। ठीक है, समझ में आ गया, इसका परसेंटेज उसके साथ, ऐसा ठीक है नहीं करना है, क्रॉस, ठीक है, क्रॉस नहीं करना है। ठीक है, जिसका है उससे ही वो परसेंटेज अप्लाई करना है। तो यहां पे देखो, ओके, ये नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ध्यान क्या देना है, आपको जो परसेंटेज दिए ना, वो अमाउंट भी वही है क्या, सुना गया, क्लियर। तो यहां पे देखो, कॉस्ट एंड परसेंटेज ऑन कॉस्ट एंड इनवाइस प्राइस एंड परसेंटेज ऑन इनवाइस प्राइस, बराबर। ये दोनों एक है और ये दोनों एक है, गलत बोल रहा हूं, ठीक है। आप इसका यहां पे लगा दो, ठीक है क्या, सही है क्या, सही लगता है, ऐसे एक्सचेंज ठीक लगता है, नो, पक्का। ऐसा मान लो दोनों की शादी हो गई, इन दोनों की और इन दोनों की हो गई, ऐसा मान के चलो, अभी ज्यादा अच्छे से समझेगा, याद रहेगा। हाँ, अभी चेंज करोगे क्या, ऐसा नहीं, तो कैसा होना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए, ठीक है, ऐसे ही होना चाहिए, यस। कॉस्ट के ऊपर परसेंटेज कॉस्ट के साथ ही चलेंगे और इनवाइस प्राइस की परसेंटेज इनवाइस प्राइस के ऊपर ही चलेंगे। यह ध्यान रखना है कि अगर आपको परसेंटेज कॉस्ट पे दिए है और प्राइस दी इनवाइस प्राइस, तो परसेंटेज को पहले कन्वर्ट कर दो और उससे पहले इनवाइस प्राइस के ऊपर की परसेंटेज पे लेके आओ। बहुत से स्टूडेंट्स यहां पे गलती करते हैं, इस वजह से मैं आपको बोल रहा हूं। अगर आपको कंसेप्ट किसी भी हालत में दिमाग में बैठनी चाहिए, एग्जांपल इज इररिलेवेंट, ठीक है, सिर्फ दिमाग में बैठना चाहिए, बैठ गया दिमाग में, ठीक है। तो आप जब परसेंटेज चेक करो, ये ध्यान रखना, क्या आप उसके पास ही भेज रहे हो क्या जो उसकी सही जगह है। कॉस्ट के परसेंटेज कॉस्ट, ठीक है, इनवाइस प्राइस के परसेंटेज इनवाइस प्राइस। आपको जो परसेंटेज दिया है वो परसेंटेज लगता है तो आप कन्वर्ट कर सकते हो। कॉस्ट के ऊपर परसेंटेज दिए हो तो आप उसे इनवाइस प्राइस पे कन्वर्ट कर सकते हो, यस, ठीक है। अभी आपको क्या दिया है, 20% ऑन इनवाइस प्राइस, बट क्या है, कॉस्ट दिया है, मैच हो जाए क्या, नहीं ना, ठीक है, ऐसे नहीं चलेगा, गलत है, हाँ गलत है, ऐसे नहीं चलेगा। तो ऐसे केस में बोलो क्या करना है, क्या करना है, ये इनवाइस प्राइस के परसेंटेज कितने, उस बेसिस पे मैं कॉस्ट पे कितने परसेंटेज होते हैं ये निकाल लेता हूं।
20% ऑन इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस ज्यादा होती है कम होती है कंपेयर टू कॉस्ट प्राइस? ज्यादा होती है। अमाउंट अगर ज्यादा हो परसेंटेज, अमाउंट कम तो परसेंटेज ज्यादा। याद है ना रूल? बहुत समझाया था, अभी याद भी हो गया होगा अच्छे से। अभी कॉस्ट प्राइस ज्यादा होती है कम होती है? कम होती है, तो उसके ऊपर परसेंटेज क्या होनी चाहिए? ज्यादा। तो 20% से ज्यादा 25। समझ में आ गया? ठीक है, तो निकालो 45,000 इंटू 25%, कितना? 11,250। क्लियर? समझ में आ गया? कोई डाउट है? 11,250 स्टॉक रिजर्व, समझा पक्का? आप थे क्या उस दिन? हाँ हाँ, ओके ओके, ठीक है, मुझे अलग से पूछ लो आप। ओके, ये इसके ऊपर हमने बहुत अच्छा खासा एक्सप्लेनेशन किया था, कंपटीशन भी लगाई थी कि कौन ये ज्यादा बोलेगा। अभी भी अगर कोई 10 बार बोल रहा है कंटिन्यूअसली, ठीक है, तो भी मेरे पास से चॉकलेट लेके जाओ। क्या बोलना है? अमाउंट का ज्यादा तो परसेंटेज कम, अमाउंट कम तो परसेंटेज ज्यादा, अमाउंट का ज्यादा तो परसेंटेज कम, अमाउंट कम तो परसेंटेज ज्यादा। ऐसे फास्ट बोलना है, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, ऐसे। हाँ, ऐसे बोलना है। हाँ? क्या हुआ? अभी कल मैं ऐसे ही चल रहा है, अभी इंटरमीडिएट का कल एक कंसेप्ट पढ़ा रहा था, वो कंफ्यूजिंग कंसेप्ट है इन्वेस्टमेंट का, ठीक है। तो मैंने एक स्टूडेंट को बुला लिया, उसकी स्टोरी बना दी, वो सीए बन गया, और सीए बनते बनते सीए करने वाली भी मिल गई। ओके, सीए जैसे बन गया वो जेसीबी से पैसे कमाए, फावड़ा फावड़ा डालो कमाओ। ओके, और उसने 5 लाख की इन्वेस्टमेंट कर दी। बाद में ओके, इनका अफेयर जो है वो उसके घर वालों को पता चल गया। उसे बुलाया था मैंने, ऐसा डिस्कशन चल रहा था, ठीक है। उसके घर वालों को पता चल गया फिर, तो वो 15 दिन में उसकी शादी कर। तो मैंने पूछा कि अभी आपके पास ऑप्शन क्या है? तो वहां से स्टूडेंट्स बोल रहे हैं दूल्हे को उठा लेके जाएंगे, ठीक है। मैंने बोला क्लास में सभी गुंडे बैठे हैं, मतलब वहां पे कुछ तो ढंग का कोई तो दे दो, ठीक है। तो क्या क्या कर सकते हो? दूल्हे को भगाएंगे? मतलब आपने एग्जैक्टली कौन से कैटेगरी में, वो पहले देखना पड़ेगा। दूल्हे को भगा दो, आपको किसको भगाना है? हाँ, ठीक है। तो क्या करेंगे? दूल्हे दुल्हन को भगा के लेके जाएंगे, ऑब्वियस है। उसके लिए क्या चाहिए? बेसिकली आपके पास क्या चाहिए? पैसे, जिगर। सिर्फ जिगर से कुछ काम नहीं होता, ठीक है। क्योंकि मैंने ऐसा एक एग्जांपल देखा है, एक दो एग्जांपल देखे जो भाग के आ गए, जिनके पास बहुत जिगर था और बाद में खाने के लिए कुछ नहीं था यहाँ पे। सही बात है। अरे सीए है, बट उस दिनों के लिए कहीं पे तो भाग के जा रहे हो ना। मैं सीए हूं, मुझे वड़ा पाव दे दो, ऐसा थोड़ी ना बोलने वाले। अब सीए है तो पैसे भी तो चाहिए ना। हाँ, ऐसे ठेले पे जाके पूछने का आपका आईटी रिटर्न भरना है क्या? आपका आईटी रिटर्न। अब वहां पे भी जॉब मिलने के लिए टाइम लगेगा ना। ऐसा कुछ भी क्या लॉजिक, इलॉजिकली है कुछ भी। कल भी ऐसा ही चल रहा था, कल भी ऐसा कि सी है वो, ठीक है। बट वहां पे आप भाग के जा रहे हो, तो वहां पे जॉब मिलना, वो सभी चीजें है ना, ठीक है। उस वक्त तक पैसे चाहिए। तो उसके बाद में उसने बोला हाँ सर मेरे पास 5 लाख के डिबेंचर्स है, ठीक है। तब जाके दिमाग में आया 5 लाख के डिबेंचर वो मैं बेच दूंगा। तो मैंने उसके पास से परचेस किया। मैंने बोला कि भाई मैंने लव मैरिज किया है, मैं प्यार की कीमत मैं नहीं जानता तो कौन जानता है, ठीक है। तेरे प्यार की कीमत मैं नहीं पहचानूंगा तो कौन पहचानूंगा। इस वजह से मैंने उसके पास से परचेस किए, ठीक है। तो वो पूरा कंसेप्ट समझा दिया। उसने बोला कि नहीं मैंने 3 महीने रखे तो उसका इंटरेस्ट भी दे दो, उसने ही बोला। तो आगे ऐसा हो गया कि नहीं वो चीजें कनेक्टेड, वो स्टूडेंट्स ही बोलने लगे, सो उसका इंटरेस्ट भी दे दो। फिर मैंने बोला हाँ ठीक है, आप ही बोल रहे हो कंसेप्ट तो अच्छी बात है ना, मुझे पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो उसका इंटरेस्ट दे दो। तो मैंने बोला कि अभी इंटरेस्ट की एंट्री कैसे करेगा? स्टूडेंट्स की बोल रहे हैं ऐसे कर दो। मैं एंट्री बुक करके बताओ, स्टूडेंट्स की बोल रहे हैं ऐसे एंट्री कर दो, ठीक है। सो अल्टीमेटली ये जो है ओके, वो आपके अंदर से आ रहा है, मतलब क्या है कि समझ में आ रहा है,
कि सिर्फ लिख रहे हो, सिर्फ सॉल्व करो, इसका मतलब वहां पे क्या है कि आप नॉट नेसेसरी कि एग्जाम में भी सॉल्व कर पाओगे। जब आपके दिमाग में ये आएगा ना कि नहीं ये होना चाहिए, इसका इफेक्ट ये होना चाहिए, तो वहां पे क्या है कि ज्यादा सही तरीका है, यू विल मैनेज द एग्जाम। क्लियर? चलो चलो, आप लोगों में से भी किसी की स्टोरी बना देंगे। हाँ, पहला हो गया, दूसरा चलो। ऑन 1 जुलाई, अगला देखना, ऑन 1 जुलाई कृष्णन of Chennai consigned 100 bales of cotton to Dheeraj of Hyderabad. Cost price 7,500 at a pro forma invoice price of 25% on sales. Consignment account would be credited for loading. लोडिंग कितना है? अभी देखो स्टॉक रिजर्व नहीं बोल रहे, वो गुड्स जो भेजा उसके ऊपर का लोडिंग पूछ रहे हैं ना। क्या बोला, कितने गुड्स भेजे? कॉस्ट कितनी है? 7,500 और परसेंटेज कितने हैं? 25% ऑन सेल्स। जोड़ी जम रही क्या? जोड़ी जम रही क्या? अरे देखो ना, जोड़ी जम रही कि नहीं जम रही ना, ठीक है। तो अभी क्या करो, उसके लिए अलग परसेंटेज लेके आओ जो उसके खुद के होंगे। अभी देखो डायरेक्टली सेल एंड कॉस्ट प्राइस बताया, इनवॉइस प्राइस का कोई रेफरेंस है क्या? नहीं है। मैंने क्या बताया था, अगर आपने इनवॉइस में वही प्राइस लिखी जो कॉस्ट प्राइस है तो वही इनवॉइस प्राइस बन जाते। सो हर एग्जांपल में इनवॉइस प्राइस आनी ही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। जो आपको रेफरेंस दिया था ना, इनवॉइस प्राइस ज्यादा है तो अलग बात है। अब उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, उन्होंने बोला 200 रुपए की गुड्स है, इसका मतलब उन्होंने कितने में भेजे होंगे? 200 रुपये भेजे होंगे। समझ में आया? ठीक है। तो यहाँ पे 25% ऑन सेल्स। ओके, आगे तो इसे कॉस्ट पे कन्वर्ट करते हैं, कितना होगा? कॉस्ट कम होती है ना, तो कॉस्ट कम होती है तो कितना आता है? कॉस्ट अगर अमाउंट अगर कम तो परसेंटेज ज्यादा, तो 25% ज्यादा। ठीक है, ये सेल ऑन अप्रूवल के टाइम पे मैंने परसेंटेज का लॉजिक समझा दिया था, सेल ऑन अप्रूवल के टाइम पे। ओके, याद है सभी को? सेल ऑन अप्रूवल के टाइम पे ये लॉजिक हमने प्रॉपर्ली पढ़ा था। क्या है ये? ऑन कॉस्ट। आगे, एंड अगर इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो वो लेक्चर में अवेलेबल करके दे दूंगा, उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा बट वो लेक्चर में अवेलेबल करके दे दूंगा। क्लियर? बट वो लेक्चर वहां पे देख लेना क्योंकि उसमें हमने डिटेल में डिस्कशन किया था क्या होता है ये परसेंटेज एग्जैक्टली। तो बोलो 7,500 इंटू कितना? राउंड अप कर दो ना, राउंड अप कर दो, कितना आया? आगे X of Kolkata sends out 500 bags to Y costing 400 each at an invoice price of 500 each। तो देखो 400 की गुड्स 500 में भेजे, मतलब यहां पे क्या है? 100 रुपए का 400 की गुड्स 500 में भेजे, 100 रुपए का क्या है? लोडिंग। 100 रुपए क्या है? लोडिंग। ओके, 100 का लोडिंग है। आगे कंसाइन ऑज अकाउंट एक्सपेंसेस 4,000, कंसाइन एक्सपेंसेस नॉन सेलिंग 1,000, सेलिंग 2,000, 400 बैग्स वे सोल्ड, स्टॉक रिजर्व विल बी। तो सिंपल बात है ना, स्टॉक रिजर्व। अभी कितने बैग्स बचे? 500 बैग में से कितने बेचे? 400। कितने बचे? 100। और हर गुड्स के पीछे कितनी लोडिंग थी? 100। 100 रुपए की लोडिंग 100 गुड्स के ऊपर। बोलो इनवॉइस प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, इनवॉइस प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो कितना है?
डन। कितना हो गया? कल छुट्टी है, कल का हाँ? वो तो आपने मैम से मांगनी चाहिए जिनका बर्थडे। बड़ी ये गलत बात है, विश नहीं करोगे और पार्टी मांगोगे, मतलब वो ऐसा थोड़ी ना है। हाँ, फोन लगा लो। मुझे लगता है मैम को भी ग्रुप में ऐड करना पड़ेगा। हाँ, कल लेके आओ। ठीक है, आप क्या क्या बोलोगे मेरे बारे में पता नहीं। हाँ हाँ वही, सर क्लास में ऐसा बोलते हैं, सर क्लास में ये कहते हैं, सर क्लास में वो बोलते हैं। लेके आओ, हम कुछ नहीं बोलेंगे। हाँ ठीक है। हाँ। नहीं नहीं नहीं, रहने दो। मुझे डर लगता है, शर्मा नहीं रहा। हाउस द कॉफ? हाय सर। ओके। हाँ, डर के आगे डाइवोर्स है। जीत नहीं, डर के आगे डाइवोर्स है। शादी के लिए वो अलग अप्लाई होता है। अगला फोर्थ, अगर मैम ने बोला पार्टी देनी है तो देखेंगे, मतलब वो जिसका बर्थडे वो पार्टी देगा, मतलब हम क्या बोलते हैं। हाँ, मैं अगर बोलूंगा कि नहीं आप लोगों को पार्टी देनी है, मुझे पैसे दे दो, ऐसा अगर बोलूंगा तो उनको सही नहीं लगेगा। ठीक है, आपको पता है ना वो मुझे दिन के पैसे मिलते हैं, दिन के 100 रुपये मैम मुझे देती है और उसमें मैं दिन गुजारता हूँ। ठीक है। हाँ, मेरी सेविंग थी बट बीच में ये ले लिया, खत्म हो गया अभी। हाँ, और क्या निकाल के दे दूं जिससे आप लोगों की पार्टी हो जाए। ये निकाल के दे दो, वो निकाल के दो, अरे कुछ तो लिमिट रखो। हाँ हाँ, हवा 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 के वो तो ऐसे। हाँ ठीक है, मैम को पता नहीं, मैंने अपने क्लास में बता दिया हवा के बारे में। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं तो ऐसा लगेगा कि अभी तक भूले नहीं है, अभी भी याद आती है। ऐसा हो जाएगा। और ये तो ऐसे आप लोग, मतलब मैंने ये क्लास में अनाउंस कर दिया, इंटरमीडिएट के बच्चे पूछ रहे हैं कि सर आपने क्या बता दिया, हमें नहीं बता दिया। ठीक है, मतलब इंटरमीडिएट के क्लास में आज मुझे बताना पड़ा उस वजह से। ठीक है, वो तो बात ऐसी फैल गई, मतलब आप लोगों ने किसने बताया किसने पता नहीं। ठीक है, बट इंटरमीडिएट के बैच में पूछ रहे थे सर ये हवा क्या है, ठीक है बता दो, तो वहां पे बताना पड़ा। हाँ, हवा। चलो ठीक है, ध्यान दो आगे। आज मेरा सुबह से टाइम पास ही चल रहा है, मतलब क्या है कि क्या पता नहीं। हाँ, कल के लिए बहुत खुश हूं, एक्साइटेड। हाँ, नहीं अभी कल उनका प्लान होता है, वो जो बोलेंगे वैसा होता है। ठीक है, कल ठीक है ना, देखता हूँ पार्टी।
पार्टी दो नहीं तो लिख चलो, ये क्या लॉजिक हुआ? हाँ देखता हूं मैं, थोड़ा सा मूड देख के बात करता हूं मैम से। हाँ ठीक है, आपको मुझे देख के लगता होगा ना, मतलब मैं मैम से डरता हूं वगैरह ऐसा? हाँ नहीं लगता? लायन है तो लायन रोल। ठीक है, चलो ध्यान दो, अगला देखो क्वेश्चन, ज्यादा टाइम पास मत करो, ठीक है? हाँ, Rabin consigned goods for the value of 8250 to Raj of Kanpur, paid freight etc. of 650 and insurance 400. Drew a bill of Raj at 3 months after date for 3000 as an advance against consignment and discounted the bill for 2960. देखो यहाँ पे क्या हो गया, गुड्स भेज दिए रबिन ने, किसे? राज को, कितने? 8250, ठीक है, ऑफ कानपुर, पेड फ्रेट एटसेट्रा ऑफ 650 एंड इंश्योरेंस 400. ड्रू अ बिल ऑफ राज एट 3 months आफ्टर डेट फॉर 3000 एज एन एडवांस अगेंस्ट कंसाइनमेंट. एडवांस अगेंस्ट सिक्योरिटी नहीं है, नॉर्मल एडवांस है, ये नॉर्मल एडवांस ही है. कितने का बिल निकाला? 3000 का, और उसमें से डिस्काउंट करके कितना आ गया? 2960. अभी देखो, कंसाइनी ने वो बिल साइन किया और कंसाइनर ने उसे डिस्काउंट किया 2960 पे. कंसाइनी के बाद जब वो बिल आएगा तो कितना पे करना पड़ेगा कंसाइनी को? 3000 ही पे करने पड़ेंगे ना पूरे. तो इस वजह से कंसाइनी कैलकुलेशन करते वक्त कितना माइनस करेगा? 3000. कितना माइनस करेगा? 3000. आगे सेल कितना हुआ है? पार्ट ऑफ द स्टॉक रियलाइज ग्रॉस 8350 दैट हिज एक्सपेंसेस एंड कमीशन अमाउंटेड टू ₹870. The stock unsold was valued at 2750. Consignee wants to remit a draft for the amount due. The amount of draft will be. तो ड्राफ्ट अमाउंट कितना है? ठीक है, तो कितने का ड्राफ्ट निकालना है? सेटलमेंट क्या चल रहा है? सेटलमेंट. क्या? सेटलमेंट. ओके, तो सेटलमेंट तो कितना? सेल प्रोसीड. कितना है सेल प्रोसीड? बोलो, सेल प्रोसीड. बोलो. 8250 नहीं, 8250. ये गुड्स कितने के भेजे हैं? सेटलमेंट जो है वो सेल प्राइस, जितना सेल करके पैसा है उसका सेटलमेंट होता है ना. कितने गुड्स भेजे उसका सेटलमेंट नहीं होता है, माइनस. बोलो एडवांस कितना? एडवांस कितना लेना है? क्या एडवांस माइनस करना है? क्या लेना है? पक्का लेना है ना? ओके, आपने वो बादशाह मूवी देखी ना, उसमें ले 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 ले, तो लेना है क्या? हाँ बोलो, लेना है क्या? कितना है? 3000. ले 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 ले. माइनस. आगे बोलो, क्या माइनस करना है? और क्या क्या था? एक्सपेंसेस थे, कमीशन थे, और क्या था? एडवांस था. अभी एक्सपेंसेस और कमीशन साथ में ही दिया है शायद से. बाय एक्सपेंसेस बाय कंसाइनी, कितना? 870. और क्या बचा है? क्लोजिंग स्टॉक. लेना है क्या? आए कुछ भी ले 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 ले. देखो तो क्या है वो. हाँ मत ले मत ले मत ले. हाँ ठीक. तो क्लोजिंग स्टॉक लेना नहीं है. क्यों? क्योंकि सेटलमेंट जो है वो जो सेल किया और जो खर्च किया, ओके, उसका सेटलमेंट होता है. जो क्लोजिंग स्टॉक है वो आगे बेचा जाएगा, उसका सेटलमेंट आगे होगा. ठीक है, तो कितना बच गया? और कुछ बाकी नहीं ना, खर्च हो गया. 4480. आगे 5. X of Kolkata sends out goods costing ₹1 lakh to Y of Delhi.
3/5 of the goods were sold by consignee for 70,000. Commission 2% on sales plus 20% of gross sales less all commission. हाँ ये वाला इंपॉर्टेंट है. Gross sales less all commission exceeds cost price. The amount of commission will be. आपको सिर्फ इसका मीनिंग ठीक से समझना है. 20% of gross sales less all commission exceeds cost price. exceeds क्या है? cost price. हाँ मीनिंग क्या है? ये एक्स्ट्रा कमीशन है 20%. कितना? 20% एक्स्ट्रा मिलेगा, लेकिन किस पे? 20% ऑफ ग्रॉस सेल्स लेस ऑल कमीशन एक्सीड्स कॉस्ट प्राइस. मतलब क्या है? बोलो. कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होगा जो भी पोर्शन आगे. और हाँ ये ठीक है, मतलब जो भी सेल हुआ है कॉस्ट प्राइस से ज्यादा, ये पहले वाला होगा. और उसमें से क्या करना है? लेस ऑल कमीशन. ऑल कमीशन मतलब कितने कमीशन है ऐसे? यहां पे प्रॉब्लम है, मैंने जो पढ़ा है वो नहीं. यहां पे प्रॉब्लम है कितने कमीशन है? 2. वन इज ऑर्डिनरी, अनदर इज ओवरहेडिंग. ओवरहेडिंग है ना, एक्स्ट्रा मिल रहा है. ऑर्डिनरी और ओवरहेडिंग. अभी उन्होंने क्या बोला है? लेस ऑल कमीशन. उसमें मैं ऑर्डिनरी कमीशन तो माइनस कर सकता हूं क्योंकि वो पता है 2% ऑन सेल्स. 70,000 है सेल्स. सेल्स कितना है? 70,000. उसका 2% कितना आता है? 1,400. वो पता है. बट ओवरहेडिंग कमीशन कहां पे पता है? ओवरहेडिंग कमीशन पता है क्या? नहीं पता. सुना गया? मतलब मैं ऑल कमीशन माइनस कर ही नहीं सकता, सिर्फ एक ही कमीशन माइनस कर सकता हूं. कौन सा? ऑर्डिनरी. ओवरहेडिंग कमीशन माइनस किए बिना कितना प्रॉफिट आता है ये पता चलेगा मुझे. अभी समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है, तो उतना तो कैलकुलेट कर लू. उसके आगे क्या मानूंगा? वो जो अमाउंट बची है प्रॉफिट की, ध्यान देना सभी, वो जो अमाउंट बची है उस अमाउंट में कमीशन है. कितना कमीशन है? 20%. 20 ना? हाँ 20. मतलब दिस अमाउंट इज इक्वल टू 120. क्या कहेंगे? दिस अमाउंट इज इक्वल टू 120, क्योंकि वो टोटल अमाउंट क्या है? उसमें 20% कमीशन है और 100% जिस अमाउंट के ऊपर कैलकुलेट करते हैं वो भी है ना. दिस अमाउंट इज इक्वल टू 120. देन हाउ मच इज इक्वल टू 20. क्या क्या करेंगे? देखो, कॉस्ट प्राइस से कितने ज्यादा पे सेल किया ये निकालेंगे. करेक्ट है? उन्होंने बोला है कॉस्ट एक्सीड्स कॉस्ट प्राइस, कितने ज्यादा पे सेल किया वो निकालेंगे. उसमें से माइनस करेंगे ऑल कमीशन. बट प्रॉब्लम क्या है? ऑल कमीशन माइनस नहीं हो सकता, तो क्या करेंगे? ऑर्डिनरी. तो मिलेगा क्या? प्रॉफिट बिफोर ओवरहेडिंग कमीशन. तो जो भी मिला, तो उस वक्त सिंपल बात है ना कि जो बचा है दैट इंक्लूड्स 100% प्लस 20%. कमीशन भी इंक्लूड है उसमें, अभी तक कमीशन सेपरेट नहीं किया. सो इट इज इक्वल इनटू 120. मल्टीप्लाई क्या कर देंगे? 20 कर देंगे. सुन रहा है? ठीक है, तो ध्यान देना. पहले वर्डिंग ठीक से, वर्डिंग समझ में आ गई क्या बोल रहा है वो? 2%. पहले तो 2% ऑफ सेल. ओवरहेडिंग कमीशन, वर्किंग नोट. वर्किंग नोट बनानी पड़ेगी. नीचे वर्किंग नोट बना लेते. क्या? सेल प्राइस एक्सीड्स कॉस्ट प्राइस बोला है ना, मतलब माइनस क्या करेंगे? कॉस्ट प्राइस. बाद में माइनस क्या करेंगे? लेस. सभी को समझा क्या कि मैंने कॉस्ट प्राइस माइनस क्यों किया? उन्होंने क्या बोला है? इतना पोर्शन जितना कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है उसके ऊपर कमीशन देना है. तो कॉस्ट प्राइस से ज्यादा कॉस्ट प्राइस माइनस करनी पड़ेगी ना. क्या? तो यहां पे सेल प्राइस कितनी है? राइट. अभी कॉस्ट प्राइस बोलो क्या बोला है? कितने गुड्स भेजे थे? 1 लाख के. 1 लाख के उसका 3/5, 1 लाख कॉस्ट के भेजे थे, उसका 3/5 सेल किया, मतलब कॉस्ट प्राइस कितनी है? क्लियर? आगे
हाँ, ऑल कमीशन, उसमें कौन सा? कितना है ऑर्डिनरी कमीशन? 2%, 1400। अभी ओवरहेडिंग कमीशन पता है क्या? वही तो कैलकुलेट करें। ये ऐसा हो गया कि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि पहले मुर्गी आई या अंडा आया, ये टाइप का क्वेश्चन हो गया। मतलब ओवरहेडिंग कमीशन पता नहीं है तब तक ओवरहेडिंग कमीशन कैलकुलेट नहीं कर सकते। अभी यहां पे क्या बोला है कि ये प्रॉफिट निकालना हो तो प्रॉफिट निकालने के लिए ओवरहेडिंग कमीशन माइनस ऑल कमीशन माइनस करना पड़ेगा ना, और उसके ऊपर 20% है, बट उसके लिए ओवरहेडिंग कमीशन ही पता नहीं है। ठीक है, तो ये पता नहीं है तो क्या गया? बिफोर कितना? हाँ, 8600 8600। अभी यहां पे क्या करना है? फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट बिफोर कमीशन इनटू कितना आता है? अरे नहीं नहीं नहीं, 86 वो बराबर ना 8600। बोलो कितना है? 1433 पॉइंट में है 14, ये पहले लिख लो। कितना आ रहा है? ठीक है, डन। यहां तक कोई डाउट है? एक बार क्या नीचे क्या ऊपर? अभी यहां पे ध्यान देना, ये जब एमसीक्यू सॉल्व करेंगे पूरे अगले लेक्चर में कंप्लीट हो जाएंगे और अगले लेक्चर में प्रॉब्लम भी स्टार्ट हो जाएगा। उस वक्त मैं एमसीक्यूज आपको लेट्स से 2-2 बार सॉल्व करेंगे, मतलब खुद से सॉल्व करके लाने, मतलब बोलूंगा खुद से सॉल्व करके लाओ। पर्पस यही होगा क्योंकि आपको अकाउंट बनाने में दिक्कत नहीं आती है। दिक्कत क्या आती है इस चैप्टर में? कैलकुलेशंस में। ये पहली बात समझ लो। कंसाइनमेंट में क्लोजिंग स्टॉक कैसे आया, कमीशन कैसे कैलकुलेट किया, ये दिक्कत होती है। ये प्रॉब्लम नहीं होता, कमीशन डेबिट साइड पे लिखा जाता है, बराबर ना? इतना तो आपको समझ में आता है, कमीशन जो है डेबिट साइड पे जाना चाहिए, गुड्स सेंड डेबिट साइड पे जाना चाहिए, उतना समझ में आता है। बट मेन प्रॉब्लम जो रहता है वो कहां पे रहता है? कैलकुलेशन। इस वजह से ये कंप्लीट कर लेंगे, बाद में आपको क्या करना है? इससे खुद से 2 बार सॉल्व करना है, ये जो मेन एमसीक्यूज है। इट डजंट मैटर आप कौन से फाउंडेशन से हो, सीपीडी से हो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। ये कैलकुलेशन आपको समझना है, मतलब समझना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये बड़े प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूजफुल है। एज वेल एज जो सीपीडी के है उनके लिए तो वहां पे ऑब्वियसली ये डायरेक्टली आएंगे। समझ में आ गया? ठीक है, तो चलो अभी ब्रेक लेते हैं। हाँ, मतलब अभी अकाउंट खत्म करते हैं, आगे लॉ।